जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7 तारीख के करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी ये कहाँ सिचुएटेड है? ये आपका इंडोनेशिया में सिचुएटेड है और हाल ही में यहाँ बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, तो ये इसलिए चर्चे में बना हुआ है। ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बताया जाता है इसको। उसके बाद जकार्ता की बात करते हैं। जकार्ता की राजधानी इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो है जकार्ता। यहाँ हेडक्वार्टर है एशियान का, और जो यहाँ पे करेंसी चलती है वो करेंसी कौन सी है? इंडोनेशियाई रुपया। यहाँ के प्रधानमंत्री है जोकोविक विडोडो। और ज्वालामुखी के प्रकार की बात करते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं? वो 3 प्रकार होते हैं। एक सक्रिय, सुषुप्त और मृत या शांत या मृत। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जो लगातार मतलब साल या 6 महीने के अंतराल में एक बार विस्फोट हो जाता है। वैसे ज्वालामुखी को रखा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत। और सुषुप्त ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी होते हैं जो सालों से विस्फोट नहीं हुआ है पर आगे होने की संभावना होती है, तो उसे कहते हैं हम सुषुप्त ज्वालामुखी, जो कि लंबे समय तक नहीं हुआ है लेकिन आगे हो सकती है, मतलब संभावना है, तो हो सकता है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी। और शांत या मृत ज्वालामुखी वो होता है जो कि लाखों सालों से तो कोई विस्फोट नहीं हुआ है, परंतु आने वाले कुछ वर्षों में या और भी कुछ समय में होने की संभावना, यानी कि वहाँ विस्फोट होने की संभावना। वैसे ज्वालामुखी कहलाते हैं आपके कैसा? मृत या शांत या मृत ज्वालामुखी। अब हमने अभी डिस्कस किया था क्या? एशियान के बारे में। एशियान के बारे में पूछा था। एशियान देखते हैं एशियान क्या होता है। देखिए, एशियान जो होता है ये दक्षिण पूर्व, इसका हिंदी देख लीजिए पहले। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। देखिए, जो एशिया होती है, एशिया आपको कुछ यहाँ मान लीजिए एशिया ऐसे, ठीक है। एशिया के इस हिस्से में अपना भारत जो है इस हिस्से में आता है, यानी कि अजी दिशा की बात किया जाए तो ये आपका होता है ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ इस हिस्से में आता है आपका भारत और भी अन्य देश, जैसे कि आपका क्या आता है? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई। ये आपके कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो आपके दक्षिण, मतलब कि देखिए साउथ हिस्सा यहाँ पे देखिए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो आपके दक्षिण ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व हिस्से में कुछ देशों का समूह है, उसके संगठन को कहा जाता है आपका एशियान। इसमें कितने देश आते हैं? टोटल 10 देश आते हैं, और इसमें भारत इसका सदस्य नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन एशियान का सदस्य नहीं है, तो आपको भारत अक्सर क्वेश्चन में दिया होता है, तो भारत एशियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। आपको सदस्य को नाम बता दिए। इसका इंग्लिश जो फुल फॉर्म बनता है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और बात कर लेते हैं इटली में सिसिली द्वीप पर आपका एक माउंट मतलब ज्वालामुखी है, वो है एटना नाम का ज्वालामुखी है सिसिली द्वीप पर है। और ये जो है कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी कैसा कि जो लगातार साल 6 महीने में विस्फोट होता था, वैसे ज्वालामुखी आपके सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं जापान की फ्यूजियामा यहाँ पे एक ज्वालामुखी है जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत होता है, यानी कि वैसा ज्वालामुखी जो कुछ समय मतलब सालों से तो फटा नहीं है, वहाँ पे विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले कुछ समय में वहाँ पे विस्फोट होने की संभावना है। वैसे ज्वालामुखी आपको कहलाते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, जो कि जापान में है फ्यूजियामा के नाम से, ठीक है। आपका है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है जो कि एंडीज पर्वत पर पड़ता है, और ये किस देश में है? ये इक्वाडोर देश में सिचुएटेड है। ये कैसा ज्वालामुखी है? ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अब दूसरे को आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेड
रेड टूरिज्म ये किससे रिलेटेड है? चीन से रिलेटेड है। और रेड टूरिज्म क्या होता है पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए रेड टूरिज्म होता है कि मान लीजिए कोई भी मुख्य पार्टी द्वारा, इसमें पहले ये देख लीजिए क्या लिखा है, किसी मुख्य पार्टी द्वारा किसी जगह पर आंदोलन करना व उस स्थान को टूरिज्म घोषित करना, ये आपका कहलाया जाता है रेड टूरिज्म। अब देखिए सुनिए क्या होता है। मान लीजिए कोई मुख्य पार्टी जैसे कि बीजेपी है या कांग्रेस है, इन्होंने एक रैली शुरू की, ठीक है, और किसी विशेष स्थान पे जैसे दिल्ली में अक्सर राजघाट पे या फिर लाल किला पे अक्सर आंदोलन होता है। तो वैसे या कहीं अन्य जगह जहाँ की टूरिज्म के पहले आकर्षण मतलब केंद्र ना बना हो, और वहाँ पे जाके ये आंदोलन करे और कुछ समय बाद सरकार उसको जो ना एक टूरिज्म पैलेस के रूप में घोषणा कर दे, तो वैसे टूरिज्म को रेड टूरिज्म कहा जाता है। रेड टूरिज्म पहले मतलब टूरिज्म के पैलेस में स्थापित कर दे तो वैसे टूरिज्म स्थान कहलाते हैं हमारे रेड टूरिज्म। ठीक है, अब चीन से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। चीन के वुहान शहर से ही शुरू हुआ था हमारा क्या, कोरोना वायरस कोविड-19। ये पूरे देश में महामारी में मचाया हुआ, ये तो आप सभी जानते होंगे। अब जिजुआंग शहर में अभी एक नया बीमारी जन्म लिया, वो बर्ड फ्लू पहले क्या होता था कि अक्सर पक्षियों में देखा जाता था, लेकिन अब ये जो ना पहली बार इंसान के चीन के जिजुआंग शहर में ये इंसानों में पहली बार देखा गया है। यहाँ पे 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया गया है हाल ही में। यहाँ पे 3 चाइल्ड पॉलिसी, इससे पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी और 2 चाइल्ड पॉलिसी भी आ गया है। अब समझिए ये 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी और 1 चाइल्ड पॉलिसी था क्या। देखिए चीन की जो सरकार थी उन्हें ये तो हम सभी को पता है कि पूरे विश्व में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो आपका है चीन। लेकिन चीन में क्या होता है कि चीन की जो विशेषज्ञ हैं, जनसंख्या विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये सलाह दिया चीन की सरकार को कि आप जनसंख्या रोकने के लिए कोई अलग नियम, सख्त नियम लाइए, जिससे कि देश की जनसंख्या दर कम हो। तो इसलिए सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया। 1 चाइल्ड पॉलिसी सबसे पहले आया था। 1 चाइल्ड पॉलिसी के अनुसार ये कहा गया था सरकार के द्वारा कि कोई भी कपल मिनिमम एक ही बच्चे को जन्म दे सकता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वहाँ के विशेषज्ञों ने देखा कि ठीक है, अब सरकार की ये बात मान गए और लोगों ने भी एक ही बच्चे को जन्म दिया, मतलब वहाँ के जो कपल्स थे। लेकिन जैसे जैसे देखिए जब आपका जन्म दर कम हो जाता है तो आपका जो मृत्यु दर है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ, सरकार ने वहाँ देखा कि ज़्यादातर लोग जो ना जनसंख्या कम हो गई, जनसंख्या बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गई थी। तो वहाँ के सरकार ये फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी ले आए। 2 चाइल्ड पॉलिसी से जनसंख्या थोड़ी सी और इंक्रीज हुई। उससे क्या हुआ कि जो सरकार को ये महसूस होने लगा कि हमारा देश जो है अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा, यानी कि एक बूढ़ों का देश कहलाने लगा। तो बूढ़ों का देश ना कहलाए, इसलिए वहाँ की सरकार ने क्या किया, 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया। लेकिन 2 चाइल्ड पॉलिसी भी उतना कारगर साबित नहीं हुई। और देखिए देखा गया कि इस बार जो 7वीं जनगणना हुई थी वहाँ पे, तो उसमें भी देखा गया था कि देश की जनसंख्या पिछले डाटा के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंट्रोल में हो गया। तो इसलिए वहाँ की सरकार ने अभी नया पॉलिसी जारी किया है, 3 चाइल्ड पॉलिसी। तो आप बस इतना याद रखिएगा, 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी एंड 3 चाइल्ड पॉलिसी, ये सारे किससे रिलेटेड है, चीन से रिलेटेड है। ठीक है, ये जन्म दर पर आधारित है, इतना याद रखिएगा। अब बात करते हैं नासा की। नासा की फुल फॉर्म जो होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके नासा की फुल फॉर्म है। और ये किसकी स्पेस एजेंसी है ना, ये यूएसए की, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम वो है इसरो। अब देखो चंद्रमा पर एक मिशन भेजा गया था जो कि आर्टेमिस मिशन था। ये आपका नासा के द्वारा ही भेजा गया था चंद्रमा की स्टडी करने के लिए, वहाँ की सतह वगैरह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। उसके बेन्यू एस्ट्रोनॉट्स, इसे इंग्लिश में एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसकी स्टडी के लिए एक मिशन भेजा गया था, वो था ओसीरिक्स रेक्स नाम का एक मिशन भेजा गया था, जो कि पृथ्वी पर 2023 तक लौट आएगा। वहाँ आपका वेन्यू क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी लिखा है। उसके बाद आता है विश्वामित्र नदी परियोजना।
ये किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये है अभी आपका गुजरात से। ये परियोजना काफ़ी चर्चे में रहा है, ये रिलेटेड है आपका गुजरात से। अब देखिए बात करते हैं एनजीटी की। एनजीटी की फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिश हुआ था 18 अक्टूबर 2010 को। हेडक्वार्टर कहाँ? आपका न्यू दिल्ली में है। और इसके जो कार्य क्षेत्र है वो क्षेत्र कार्यालय आपका कहाँ? भोपाल, चेन्नई, कोलकाता और पुणे में। भोपाल, चेन्नई, कोलकाता और पुणे में। अब टेट की फुल फॉर्म जो होती है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और यानी कि अध्यापक योग्यता टेस्ट होता है। पहले जो इसकी वैधता थी वो आपकी थी 7 साल, यानी कि 7 साल तक आप उस टेट को लेकर, उस टेट के सर्टिफिकेट को लेकर किसी भी ये टेट सर्टिफिकेट मुख्य रूप से उनके लिए होता है जो सरकारी स्कूल में या किसी भी स्कूल में टीचर के पोस्ट पे काम करना चाहते हैं। तो उन्हें टेट की परीक्षा देनी होती है, ये मैंडेटरी होता है। तो ये इसकी वैधता थी पहले 7 साल, यानी कि आपने 2020 में टेट की सर्टिफिकेट लिया है तो 2027 तक में आपका वो टेट का सर्टिफिकेट खत्म हो। और फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि मुझे टीचर बनना है तो उसके लिए फिर आपको टेट देना होगा, जो कि 27 से लेकर आपका 2034 तक चलेगा। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये चेंज कर दिया गया। अब टेट सर्टिफिकेट की वैधता होगी वो आपकी लाइफ टाइम की होगी। 2011 में ये 2011 के टेट सर्टिफिकेट से लागू होगा, ठीक है। यानी 2011 का जो जिसके पास टेट सर्टिफिकेट है उसका अब पूरे लाइफ टाइम मान्य होगा। लेकिन पहले क्या था कि 2011 में अभी किसी ने एग्ज़ाम टेट का एग्ज़ाम दिया, सर्टिफिकेट लिया तो वो आपका 2017 तक में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब ये 2011 से लागू होगा, उससे पहले वाले टेट सर्टिफिकेट पर लागू नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात जो है ये आपका कहाँ स्थित है? साबरमती नदी के किनारे। यहाँ की जो राजधानी है वो आपकी है गांधीनगर। यहाँ लोकसभा सीट कितना आते हैं? 26 आते हैं और राज्यसभा सीट आते हैं 11। यहाँ के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है? राज्यपाल। उसके गरबा, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता उसमें जो जेठा की पत्नी एक डांस करती है उसे गरबा डांस कहता है। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है, यानी गुजरात के ही वो, उनकी पत्नी में गुजरात की ही है, अहमदाबाद की। तो वही है ये गरबा, यहाँ का प्रमुख नृत्य है। उसके बाद है रास। गरबा और रास यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उसके नेशनल पार्क बात किया जाए तो है गिरा, वसंदा, ब्लैक बक, मरीन, यहाँ के नेशनल पार्क हैं, प्रमुख नेशनल पार्क हैं। उसके करंट से बात की जाए तो करंट में क्या है, यहाँ पहले भारत की पहली सी प्लेन सेवा क्या होती है? ठीक है। ऐसा प्लेन जो कि हवा में तो चले ही, साथ साथ आपके समुद्र में चले। तो वैसे प्लेन सेवा को आप इंटरनेट पे सी प्लेन सेवा देखिएगा तो वहाँ पे एक ऐसा हवाई जहाज दिखाया जाएगा जो कि हवा में तो उड़ती है और साथ साथ पानी की सतह पर भी चलती है। तो वैसे सेवा कहता है सी प्लेन सेवा। ये कहाँ शुरू किया गया था? पहली बार भारत में आपका गुजरात के अहमदाबाद से। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल कहाँ स्थित है? वो भी आपका अहमदाबाद में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो कहाँ है आपका? इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इससे पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, लेकिन मॉडिफाइड करके आप क्या कर दिया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये आपका गुजरात में ही है। और आपको याद होगा कि अभी कुछ 1-2 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी उनकी बेटी आए थे और मोदी के साथ ये हाउडी मोदी कार्यक्रम में, हाउडी मोदी नहीं, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में। तो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में आए थे वो, ये इसी स्टेडियम का उद्घाटन करने आए थे। हाउडी मोदी कार्यक्रम तो वहाँ हुआ था जो अमेरिका में हुआ था मोदी जी के स्वागत के लिए, जबकि अपने देश में क्या होता? नमस्ते ट्रंप, ठीक है। उसका दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम जो बनेगा वो आपको बनेगा गुजरात में ही। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन है? हरिकृष्ण द्विवेदी पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो है कोलकाता। यहाँ मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी। जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट आते 42 और राज्यसभा सीट आते 16। उसके बाद प्रमुख नेशनल पार्क जो है बक्सा
जल्दापारा, गोरुमारा, ये आपके नेशनल पार्क है। नारदा स्टिंग ऑपरेशन यहाँ प्रसिद्ध है। देखिए नारदा स्टिंग ऑपरेशन था क्या। नारदा स्टिंग ऑपरेशन ये था, पहले स्टिंग ऑपरेशन सुन लिए। स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखिए ये नारदा कंपनी के द्वारा चला गया था, इसलिए नारदा स्टिंग ऑपरेशन था। स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, देखिए मान लीजिए किसी भी मंत्री को या किसी भी नेता को या पुलिस वाले को अक्सर आपने देखा होगा घूस लेते हुए, तो उनको बेनकाब करने के लिए एक खास प्रकार का ऑपरेशन चलाया जाता है। उसमें उस ऑपरेशन को आता है नारदा स्टिंग ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में क्या होता है कि आपके अंगूठी में कैमरा लगा के या ऊपर वाली पॉकेट में, मतलब ऊपर वाली जेब वाली पॉकेट में उसके कैप पर कैमरा लगा के उसे रिकॉर्ड किया जाता है और उसे फिर ब्रेकिंग न्यूज़ बना के दुनिया के सामने दिखाया था कि देखिए ये मंत्री जो है आपका गलत कर रहा था, रुपया ले रहा था, मतलब धांधली कर रहा था। तो इस प्रकार के ऑपरेशन किया था ताकि मंत्री को या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति जो घूस लेता हो उनको बेनकाब किया जाए। तो उस प्रकार के ऑपरेशन क्या था, स्टिंग ऑपरेशन। लेकिन ये नारदा कंपनी वहाँ के नारदा एक टीवी चैनल है उनके द्वारा चला गया था और लगभग इसमें 4 से 6 मंत्री पकड़े गए थे। इसमें ममता बनर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाई थी इस ऑपरेशन में पकड़े गए लोगों को लिए, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। पर ये ऑपरेशन वहीं से रिलेटेड है, याद रखिएगा। नारदा स्टिंग ऑपरेशन किस राज्य से रिलेटेड है, तो आपका बंगाल राज्य से रिलेटेड है। फलों के उत्पादन में ये बंगाल जो है ये टॉप पे रहता है। उसके मॉडर्न किराएदार अधिनियम ये किसने पारित किया, आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित किया। इसमें क्या होगा कि जो किराएदार और मकान मालिक हैं इनके बीच लिखित समझौता होगा, ठीक है। आवासीय यानी कि आप रहने के लिए यदि रेंट ले रहे हैं तो आपको 2 महीने का एडवांस पैसा देना होगा अपने मकान मालिक को। और यदि वाणिज्य का मतलब होता है कोई भी व्यवसाय के लिए, जैसे दुकान खोलना चाहते हैं, कोई किराना दुकान, राशन दुकान, किसी प्रकार की दुकान जो कि वाणिज्य के तौर पे है, जो इकोनॉमिक के लिए इनकम के लिए हो, वो आपका उसमें जो ना आपको मकान मालिक को 6 महीने का एडवांस देना होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको राहत दी जाएगी क्या चीज़ में, कोई व्यक्ति अभी मकान मालिक है तो उसको मकान मालिक को कोई कब्जा नहीं कर सकता, मकान पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। आपको खाली ना करना, किराएदार खाली ना कर रहा तो उसके ऊपर आपको सरकारी सहायता दी जाएगी। ये दरअसल चलाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके राज्यों के ऊपर कि कौन सा राज्य इसे लागू करता है और कौन सा राज्य लागू नहीं करता, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकल पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकल पुरस्कार 2021 जो है अभी हाल ही में मिला है। ये मिला है डेविड डियोप के फ्रांसीसी को मिला है। ये फ्रांस के जीतने वाले पहले फ्रांसीसी थे। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकल पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी थे। ये किस लिए दिया था, ये उपन्यास के लिए था। इन्होंने एक उपन्यास लिखा नहीं था, दरअसल इन्होंने अनुवाद किया था। वो था क्या, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। ये एक उपन्यास था ये जो कि अन्य भाषा में होंगे और उसे इंग्लिश में अनुवादित किया गया था इनके द्वारा, डेविड डियोप के द्वारा। तो उसके लिए हमने दिया था अंतर्राष्ट्रीय बुकल पुरस्कार। देखिए कोई भी उपन्यास अंग्रेजी में अनुवाद, यानी कोई भी उपन्यास हो उसे आप अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित हो जाता है। और उस प्रकाशित होने वाले उपन्यास और उसमें से जो बेस्ट होता है उस व्यक्ति को दिया जाता है, उसके लेखक को दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकल पुरस्कार 2021 जो कि जीते हैं डेविड डियोप नाम के व्यक्ति ने जो कि ये पहले फ्रांसीसी भी थे। उसके बाद बुकल पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकल पुरस्कार में अंतर होता है। देखिए अभी हमने पढ़ा क्या, बुकल पुरस्कार, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकल पुरस्कार वो क्या होता है कि कोई भी उपन्यास जो कि इंग्लिश में लिखा गया हो और कहाँ प्रकाशित हो, आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में, और दूसरा होता है आयरलैंड में। ये दोनों जगह प्रकाशित हुआ हो और प्रकाशित होने में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में बिका हो, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और जिसको ज़्यादा लोगों ने पसंद किया हो, तो उन्हें उसे दिया था आपका बुकल पुरस्कार। 2 अलग अलग पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा। ये उनके लिए जो अनुवादित करते हैं इंग्लिश में, और जो अच्छे से अनुवादित हुआ हो उनके लिए, और ये उनके लिए जो इंग्लिश में उपन्यास को लिखते हैं, ये उन्हें दिया जाता है बुकल पुरस्कार। अब देखिए उड़ान योजना, ये अभी पंजाब से रिलेटेड बहुत ही प्रसिद्ध करंट का योजना है, पंजाब सरकार ने चालू किया था। इसमें क्या था कि ज़रूरतमंद महिलाओं
और वह लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड देने का घोषणा की गई थी पंजाब सरकार के द्वारा। ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अरुणा चौधरी के द्वारा। ये कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, जो कि 28 मई को मनाया था, उस टाइम किया गया था। अब यूरिन टैब स्कीम जो चलाया गया था, ये था कहाँ आपका चलाया गया था? ये आपका चलाया गया था लद्दाख में। यहाँ जो है 12,300 टैबलेट को वितरित किया गया था, किसके? 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों के बीच, ताकि उनकी ऑनलाइन शिक्षा जारी रहे, तो इसलिए ये चलाया गया था। तो जब तक आप इसे रिवाइज करिए, तब तक के लिए नमस्कार, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कोई नई अगले दिन के करंट अफेयर के लिए, ठीक है? जब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद है कि पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक, बट अभी किसी भी कारणवश पॉसिबल नहीं हो सका, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।